नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके प्यारे से चैनल जिसका नाम है टैक्स गुरु। साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करके चलना और साथ में दिल की घंटी जरूर बजाना टू गेट अ लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चाइल्ड ग्रोथ यानी कि बाल विकास। और यकीन मानो दोस्तों आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो 15 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ वो अलग अलग टैट से लेके आया हूँ। जो स्टेट के टैट होते हैं ना अलग अलग, जैसे यूपी टैट हो गया, जैसे आपका सी टैट हो गया, जैसे एच टैट हो गया, तो अलग अलग टैट से लेके आया हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चाइल्ड ग्रोथ। और अगर अब तक आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो मैं तो सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा, आप बिना सोचे समझे आज से अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें और इन 15 क्वेश्चनों को करें। साथ में आप आंसर्स भी देते हुए चलें, ठीक है, वीडियो को पॉज करते हुए चलें। साथ में आप देखेंगे कि आप कितने पानी में हैं, पानी में डूबे हुए हैं या पानी से थोड़े से बाहर हैं, तो कितने पानी में हैं आप अपनी तैयारी का जायजा ले सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी यानी CDP के अंदर, तो ये जो चैनल है आप लोगों को बिल्कुल एक सही डायरेक्शन दिखाएगा, सही मार्गदर्शन करेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से पढ़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट कोरोस्पोंडिंग टू स्फेलोकोडल प्रिंसिपल। देखो पहला ही क्वेश्चन है और भाई साहब स्फेलोकोडल का नाम आ गया। स्फेलोकोडल प्रिंसिपल आपका एक डायरेक्शन शो करता है विकास के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है स्फेलोकोडल प्रिंसिपल को लेके, जो कि ट्रू है यानी कि जो सत्य है। स्फेलोकोडल भाई सब चीज़ क्या है, ये स्फेलोकोडल होता है और एक आपका होता है प्रॉक्सिमरिस्टल। ये केवल डेवलपमेंट की डायरेक्शन शो करते हैं। तो स्फेलोकोडल जो है आपका हेड से फुट की तरफ चलता है, हेड से फुट की तरफ चलता है। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है किसी भी बच्चे का विकास सबसे पहले वो अपने हेड को स्टेबल करता है, हेड को कंट्रोल करता है। सबसे पहले हेड बन जाता है, उसके बाद नीचे वाला हिस्सा डेवलप होना स्टार्ट होता है, यानी कि नेक, चेस्ट, स्टमक, फिर थाई, फिर आपका फुट आ गया। तो यानी कि जो डेवलपमेंट होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने सही आंसर दिया था इसका। और ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है आपका भाई साहब पी टैट के अंदर, इनकी पंजाब टैट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करें। इन विच स्टेज इज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया है 2014 में तमिलनाडु टैट के अंदर। ठीक है, इन विच स्टेज इज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। तो कौन सी स्टेज ऐसी है जहाँ पे फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। तो अर्ली चाइल्डहुड या एडोलेसेंस या फिर इन्फेंसी या फिर स्कूल एज। जल्दी से बताएं, पॉज करें वीडियो, सोचें समझें। 1 मिनट से कम आपको लेना है, 1 मिनट से कम आपको लेना है। ठीक है, तो कौन सी अवधि के अंदर जो आपका शारीरिक विकास है यानी कि जो आपकी फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आपका जो आंसर है वो है इन्फेंसी। ठीक है, धोखा मत खाना, इन्फेंसी। ओके, एडोलेसेंस नहीं होगा यहाँ पे, अर्ली चाइल्डहुड भी नहीं होगा, इन्फेंसी होगा। देखो जब कोई बच्चा पेट में होता है सबसे ज़्यादा ग्रोथ पेट के अंदर होती है। ठीक है, जब एम्ब्रायो होता है, जब पेट के अंदर जो भ्रूण होता है ना, माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो बेबी होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। ठीक है, लेकिन वो जो स्टेज है वो प्रीनेटल स्टेज होती है। क्या होती है, प्रीनेटल स्टेज, और उसको हम ऑफिशियली स्टेज का दर्जा नहीं देते। ठीक है, जो स्टेज होती है आपकी जब बच्चा बाहर आ जाता है, इस प्रकृति के अंदर आ जाता है, तो ही हम स्टेज जो है सेक्रीफाइस किया हुआ है हमने। और इन्फेंसी जो है हमारी सबसे पहली स्टेज होती है जो कि 0 से 2 साल के बीच की अवधि है इसकी, 0 से 2 ईयर के बीच की अवधि है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होता है अगर हम देखें साइंटिफिकली, अगर हम देखें तो प्रीनेटल स्टेज में होता है, क्योंकि बच्चा जब होता है तो एक पूरा एक सेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और वो जो सेल है ना वो बढ़ जाता है और तकरीबन बच्चा जो है तकरीबन 1 या 1.5 फीट का तो अंदर ही हो जाता है, पेट के अंदर ही हो जाता है। तो देख लो 9 महीनों के अंदर इतना जल्दी हाइट बढ़ गया एकदम से। अच्छा, जब बच्चा पहली स्टेज में आता है, इन्फेंसी स्टेज में आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे का जो विकास है
वो ज़्यादा होता है, लेकिन एज़ कंपेरेटिवली प्रीनेटल से कम होता है। जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में आता है तो जो उसका फिजिकल ग्रोथ है वो ज़्यादा तो होता है, लेकिन अगर हम प्रीनेटल से मुकाबला करें तो कम होता है, ठीक है। लेकिन प्रीनेटल स्टेज को हमने स्टेज नहीं माना है, ठीक है। तो हमारी जो पहली स्टेज होगी इन्फेंसी स्टेज, तो वहाँ पे रिकॉर्ड के हिसाब से इन्फेंसी स्टेज में आपकी जो शारीरिक विकास है यानी कि जो फिजिकल ग्रोथ है वो ज़्यादा होता है। और ये जो फिजिकल ग्रोथ है आगे जैसे जैसे हम चलेंगे ना, जैसे जैसे आपकी चाइल्डहुड की स्टेज आएगी, चाइल्डहुड में भी 3 स्टेज होती हैं, अर्ली, मिडिल, लेट चाइल्डहुड, और उसके बाद एडोलेसेंस आएगा, तो धीरे धीरे ये जो फिजिकल ग्रोथ है कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इन्फेंसी स्टेज में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर बात करें पेट के अंदर तो प्रीनेटल स्टेज ऐसी है जहाँ पे फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। साथ में अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीडीपी से रिलेटेड टॉपिक्स चाहते हैं कि भाई टॉपिक्स हमें करवाए जाएं, समझाए जाएं, तो वेट किस चीज़ का, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, पूरी एक प्लेलिस्ट है। मेरे चैनल के होम पेज पे जाओ, ठीक है, जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होता है तो वहाँ पे क्लिक करें, फिर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा तो प्लेलिस्ट को क्लिक करें और सारी प्लेलिस्ट आपके पास आ जाएंगी, चाहे वो एचटेट के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका सीटेट के प्रीवियस पेपर से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का फुल कोर्स मैंने फ्री में अपलोड किया हुआ है टैट्स गुरु चैनल पर, ठीक है। तो आप जाके देखें, और एक से एक बढ़िया वीडियो हैं जहाँ पे ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनेबल्स ए टीचर टू, मतलब ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने के लिए, ठीक है, जो टीचर है जो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनेबल्स ए टीचर टू, मतलब टीचर को किस तरीके की एनेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अच्छे से स्टडी करेंगे तो टीचर किस चीज़ को मेजर करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में इस क्वेश्चन के टाइप जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग पेपर में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर इमोशंस वाइल टीचिंग, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अगर एक टीचर है वो ह्यूमन ग्रोथ को अच्छे से पढ़ रहा है, डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ रहा है, तो ये चीज़ इसके अंदर हेल्प नहीं करती है। बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मतलब एक टीचर को ये पता चल जाता है कि जो डाइवर्स लर्नर हैं बेसिकली उनकी जो मैथडोलॉजी है वो क्या है। डाइवर्स लर्नर, सबसे पहले तो टीचर को ये पता चल जाता है कि डाइवर्स लर्नर को डाइवर्स क्यों बोला जा रहा है, मतलब लर्नर कौन है। लर्नर तो आप ही हो गए ना, या प्यूपिल हो गए, ठीक है। क्लास के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वही तो लर्नर होते हैं। अब जो ये लर्नर है बेसिकली, अब ये जो लर्नर है और एक दूसरा लर्नर है ये आपस में डिफरेंट होगा, मतलब एक लर्नर दूसरे लर्नर से डिफरेंट होगा, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डाइवर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्स बोलते हैं, यानी कि भिन्न, मतलब एक लर्नर दूसरे लर्नर से अलग होगा। अब टीचर को ना ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि भाई एक लर्नर दूसरे लर्नर से क्यों डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर एक टीचर या फिर कोई स्टूडेंट ह्यूमन ग्रोथ या डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहा है, या चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहा है, चाइल्ड ग्रोथ के बारे में पढ़ रहा है, तो उसका मतलब टीचर को हेल्प मिलेगी ये चीज़ समझने के लिए कि डाइवर्सिटी क्यों है लर्नर के अमंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सीटेट 2013 के अंदर ये आ चुका है, याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो इनमें से आपको एक ऐसी स्टेटमेंट निकालनी है, और याद रखिएगा ट्रू स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है जो कि बेसिकली एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल बताती है विकास के अंदर, किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। पहला स्टेटमेंट, द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पीयर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, बिल्कुल गलत बात है। अगर ये चीज़ आप लगा रहे हो निशान तो समझ जाओ, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हमेशा साथ साथ चलते हैं, ठीक है। जो आपका डेवलपमेंट है ना वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का संगम है, ठीक है। तो बच्चा इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। हेरिडिटी क्या है,
आनुवंशिकता जो कि आपको मिलती है आपके पेरेंट्स के थ्रू। एनवायरनमेंट क्या है, जब बच्चा बाहर आ जाता है, मतलब जो चीज़ हेरिडिटी नहीं है वो सारी चीज़ एनवायरनमेंट है, ठीक है। और ये बिना ये साथ साथ चलती हैं, ये कभी मत सोचना, डोंट थिंक अबाउट इट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दे ऑपरेट टुगेदर, ठीक है। वो बात की बात है कि ये एडिटिव होता है या ये मल्टीप्लिकेटिव होता है, क्या ये या फिर ये सब्ट्रैक्टिव होता है, क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन साथ साथ हमेशा होगा, ठीक है। मतलब हेरिडिटी और डेवलपमेंट ये हमेशा साथ साथ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोपेंसिटी इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट वाइल एक्चुअल डेवलपमेंट रिक्वायर्स हेरिडिटी। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी को रिक्वायर करता है, नहीं भाई, हम ये नहीं कह सकते कि भाई हेरिडिटी का सबसे ज़्यादा रोल होता है। उसके बाद डी ऑप्शन, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच। देखो कल एक क्वेश्चन, कल का अगर सेशन आपने देखा होगा बच्चों, तो वहाँ पे मैंने क्लियर कट बता दिया था कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का अगर 50-50% भी अगर वो बोल रहा है ना, तो भी ऑप्शन गलत है कि भाई हेरिडिटी का 50%, एनवायरनमेंट का 50%, दोनों का भाई 100% आपका डेवलपमेंट हो गया, तो भी चीज़ गलत है। क्योंकि हमारे पास वी डोंट हैव ए डिवाइस विच कैन मेजर द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये एक राइट चीज़ है, राइट थिंग है, ठीक है। तो बी सी डी ऑप्शन आपके गलत हैं और जो ट्रू ऑप्शन है वो आपका ए है। द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीयर्स, पीयर्स का मतलब होता है आपके दोस्त, हम उम्र साथी, जो कि एनवायरनमेंट का फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। जीन्स आपके होते हैं, हेरिडिटी के बारे में बोल रहा है, और बोल रहा है द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पीयर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव। ये बिल्कुल सही बात है, एडिटिव नहीं होता, ये गुणात्मक होता है। क्या होता है? ये गुणात्मक होता है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे बता भी देता हूँ कि जो H का मतलब है हेरिडिटी, और ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, और ये मैंने कर दिया D, और इक्वल में बन गया आपका, सॉरी ये आपका E, और इक्वल में बन गया आपका D। क्या मतलब समझे? H मतलब हेरिडिटी, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और E मतलब एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे का गुणात्मक प्रभाव है डेवलपमेंट के ऊपर। याद रखना इस चीज़ को, ये पेपर में आ चुका है काफ़ी बार कि जो आनुवांशिकता है और जो आपका एनवायरनमेंट है, यानी कि जो आपका प्रकृति है, उन दोनों का गुणात्मक प्रभाव है। मतलब हेरिडिटी एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करता है, एनवायरनमेंट हेरिडिटी को कंट्रीब्यूट करता है, दोनों की एक अंत क्रिया है। मतलब अगर हेरिडिटी में कहीं कमी हो गई तो एनवायरनमेंट उसको पूरी करेगा, और एनवायरनमेंट में कहीं कमी हो गई तो हेरिडिटी उसको पूरी करेगा, ठीक है। ये यहाँ धनात्मक बात नहीं हो रही है, ये ऐसे भी आया था एक बार एस्टेट के अंदर कि H + E इज इक्वल टू डेवलपमेंट। तो ये जो प्लस साइन है ये यहाँ पे धनात्मक है, तो इसको हटा देना आप। ऐसे अगर माइनस आए तो भी हटा देना, क्योंकि याद रखना, देखो यही तो आपको नोट्स बनाने हैं, यही आपको नोटिंग करनी है। अब मैं जो बार बार कहता हूँ ना, पेन ले लो, पेपर ले लो, तो यही चीज़ आपको नोटिंग करनी है, ठीक है। और बार बार जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ तो अलग अलग तरीके से मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। तो क्या चीज़ आपने यहाँ पे पक्की करी है कि जो हेरिडिटी है और जो एनवायरनमेंट है वो गुणात्मक प्रभाव है, ठीक है, एडिटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एक बच्चा है, वो बच्चा जो है प्री स्कूल में जा रहा है, जो आपके प्ले स्कूल होते हैं, फर्स्ट टाइम स्कूल के अंदर जा रहा है, तो बच्चा जो है रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, ठीक है। आपने भी देखा होगा छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए मना करते हैं, रोते हैं वो। अच्छा, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद, जब वही बच्चा सेम चाइल्ड गोज़ टू द प्राइमरी स्कूल, जब प्राइमरी स्कूल में जाता है फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली दफ़ा, he does not express his tension by crying, rather his shoulder and neck muscles become tense। मतलब क्या कह रहा है वो कि जब एक छोटा सा बच्चा प्री स्कूल में जाता है तो वो फर्स्ट टाइम जा रहा है तो रोता है वहाँ पे। जब वही बच्चा 2 साल बाद स्कूल के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो बच्चा रो नहीं रहा है। वो क्या शो करता है, जस्ट उसकी जो नेक मसल्स हैं वो थोड़ी सी टाइट हो जाती हैं और थोड़ा सा उसका चेहरा लाल हो जाता है, हालांकि रोता नहीं है बच्चा। तो उसका चेहरा देख के ही लगता है कि बच्चा टेंशन में है, बच्चा टेंशन में है, ठीक है, हालांकि रोता नहीं है। दिस चेंज इन हिज बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो अब बच्चे के बिहेवियर में जो चेंज आया है कि पहले बच्चा रोता था,
जब वो प्री स्कूल में जाता था, अब बच्चा प्राइमरी स्कूल में जा रहा है तो रो नहीं रहा है एटलीस्ट, लेकिन टेंशन उसके चेहरों पे साफ देखी जा रही है। तो ये जो बिहेवियर के अंदर चेंज आया है, व्हाट इट कुड बी, बेसिकली कौन सा प्रिंसिपल है ये? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब जो ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि भाई इसका जो सिंपल सा यही आंसर है कि जो डिफरेंशिएशन है, बच्चा देखो एक ही परिस्थिति के अंदर अलग अलग तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। अब बच्चा पहले रोता था, प्री स्कूल में बच्चा जा रहा है, बच्चा रोता था, अब बच्चा ना धीरे धीरे मैच्योर हो गया है, 2 साल बाद बच्चे के अंदर थोड़ी सी परिपक्वता आ चुकी है। अब बच्चा रोएगा नहीं, क्योंकि वो स्कूल पहले रो चुका है वो, ठीक है। वो प्राइमरी स्कूल जब प्री स्कूल में जाता था वो रोता था, अब बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो गया है, अब जब वो स्कूल जा रहा है तो थोड़ी बहुत टेंशन उसके चेहरे पर रहेगी, लेकिन रोएगा नहीं। अब पहले रोता था लेकिन अब नहीं रो रहा है, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, कि बच्चे ने विभेदन करना सीख लिया है। कंडीशन अलग है तो वो एक तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता अपने आप को कि भाई पहले भी रोता था, वो अभी भी रोएगा और वो 10 साल बाद भी रोएगा। तो डिफरेंस, जो कंडीशन डिफरेंट हो गई है लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो सेम जा रहा है, तो इसे कहते हैं कि बच्चा जो है डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा, ठीक है। लेकिन बच्चा क्या है, पहले प्री स्कूल जा रहा था तो रोता था, लेकिन 2 साल बाद वो प्राइमरी स्कूल के अंदर एंटर कर रहा है, तो वो अब उसे पता है कि मेरे को कैसे एक्सप्रेस करना है, भाई एटलीस्ट मैं रोऊंगा नहीं, तो मैं जो है थोड़ा सा टेंशन में आ जाता हूँ, तो वो जस्ट ऐसे बोलेगा अपने आप को। और फिर जब यही सिचुएशन 10 साल बाद आएगी तो फिर बच्चा टेंस भी नहीं होगा, क्योंकि पता है वो फिर और मैच्योर हो चुका होगा, तो वो अपने बिहेवियर को किसी और तरीके से एक्सप्रेस करेगा। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो इंटीग्रेशन तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो मूवमेंट होती है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। कि पहले बच्चा, जब छोटे बच्चे होते हैं तो जब उनको टर्न करना है तो पूरा एक साथ अपनी बॉडी को घुमाएंगे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं तो उसको पता है कि मैं केवल अपनी गर्दन को भी तो रोटेट कर सकता हूँ, तो मेरे को पूरा नहीं घूमना पड़ेगा ना, तो वो होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी होता है कि जैसे आपकी गाड़ी चलाना, तो भाई एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटी करते हैं तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे होता है। जैसे एक छोटी सी बॉल या बड़ी बॉल भी ले लो, बच्चे की तरफ फेंको तो बच्चा कैच नहीं कर पाएगा, जब छोटा बच्चा होता है तो बच्चा कैच नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अभी जो है वो मैच्योर नहीं हो पाया है, ठीक है। तो उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और डिफरेंशिएशन मतलब मैंने आपको बता दिया है, आंसर इसका क्या है, डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद बात करते हैं, ए टीचर फाउंड दैट स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग ए स्क्वेयर। मतलब एक टीचर जो है उसको पता चलता है कि एक जो बच्चा है वो उसको डिफिकल्टी है, स्क्वेयर को वो ड्रॉ नहीं कर पा रहा, ठीक है। जो शेप होती है स्क्वेयर आपकी, उसको वो ड्रॉ नहीं कर पा रहा, तो वो ही शी अज्यूम्स दैट दिस स्टूडेंट वुड ऑल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्रॉ ए डायमंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये CTET 2014 में आ चुका है। तो टीचर ये समझ लेता है कि अगर स्क्वायर नहीं बनाएगा तो ये डायमंड भी नहीं बना पाएगा। तो कौन से प्रिंसिपल, यानी कि जो टीचर की जो अजम्पशन अब ये बन चुकी है, तो वो कौन से प्रिंसिपल पे बनी है? तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ए है, डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियली। मतलब ये समझ जाओ, जो आपका जो विकास होता है, जो बच्चे का विकास होता है, वो एक ऑर्डर में फॉलो होता है, वो एक सीक्वेंस में फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि भाई बीच में कुछ स्टेजेस जो हैं वो स्किप हो जाती हैं। पहले बच्चा जो है डॉट बनाना सीखता है, उसके बाद 2 डॉट से एक लाइन को खींचना सीख जाता है, उसके बाद 2 लाइन से एक ट्रायंगल बनाना सीखेगा, उसके बाद 4 लाइन से मिला के एक स्क्वायर बनाना सीखेगा, और उसके बाद वो एक डायमंड को ड्रॉ कर सकता है, वो एक डायमंड को ड्रॉ कर सकता है। तो लेकिन अगर उसको स्क्वायर नहीं बनाना आ रहा तो आप खुद ही बताएंगे वो डायमंड कैसे बना सकता है फिर। तो इसे कहते हैं कि जो विकास होता है वो ऑर्डरली होता है, यानी कि और सीक्वेंसली होता है, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ स्टेज स्किप हो जाती हैं और फिर फाइनल स्टेज तो फिर आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आंसर आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड, उनके जो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, इन सभी में से कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो वो कौन सा है? कल्चर,
बिल्कुल सही बात है। कल्चर जो है एक एनवायरनमेंट फैक्टर है और डेवलपमेंट में अब कंट्रीब्यूशन बनाता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। फिजिक या फिर क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये भी एक आपका एनवायरनमेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी है, यानी कि फिजिक जो है आपका वो हेरिडिटी से रिलेटेड है। समझ में आया? आपका फिजिक मतलब आपकी कदकाठी, आपका शरीर कैसा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड करता है कि भाई आपके माता पिता का शरीर कैसा है। ठीक है, तो ये आपकी फिजिक है, आपकी शरीर की संरचना, बनावट, तो वो डिपेंड करती है हेरिडिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो फिजिक है यहाँ पे, जो कि एक हेरिडिटी फैक्टर है, एनवायरनमेंट फैक्टर नहीं है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। जो फिजिकल ग्रोथ होती है और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा? सीधी सी बात है, मैच्योरेशन बनेगा, यानी कि परिपक्वता बनेगा। हेरिडिटी तो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, और रेडीनेस, तत्परता, ये भी एक अलग है। मोबिलिटी, ये चीज़ भी अलग है। मैच्योरेशन इसका आंसर है। परिपक्व जो इंसान जिसका फिजिकल ग्रोथ भी अच्छा है, जिसका डेवलपमेंट भी अच्छा जा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर वो मैच्योर होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, परिपक्वता उसके अंदर नज़र आ रही है। उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ, यूपी टेट के अंदर आ चुका है 2014 के अंदर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब अच्छा फिट, मतलब सर्वाइव करने के लिए अच्छा होना है। ये किस चीज़ का, किसने इस सिद्धांत को दिया था? तो इसका जो आंसर है वह डार्विन। याद रखना, डार्विन, नोट बना लेना अपना। डार्विन ने इस सिद्धांत को क्रिएट किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जहाँ पे बेसिकली बात की गई थी कि कोई भी इंसान सर्वाइव कर सकता है किसी भी कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली वो इंटेलिजेंस भी हो सकती हैं इन चीज़ों को अगर हम देखे जाएं। जब हम इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, या फिर अगर आप इंटेलिजेंस के ऊपर टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे प्लेलिस्ट में से निकाल सकते हैं टैट्स गुरु चैनल पे से। उसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इमोशनल डेवलपमेंट आर, मतलब जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो किन फैक्टर पे इन्फ्लुएंस करती है। यूपी 10 के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। फिजिकल हेल्थ, मेंटल एबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। जो आपकी फिजिकल हेल्थ है या फिर मेंटल एबिलिटी है, ये जो फैक्टर हैं आपके इमोशनल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। और साथ में जो फटीग है, ये भी, इसका मतलब होता है थकान। फटीग का मतलब क्या होता है? थकान। ये भी इमोशनल डेवलपमेंट को पे इन्फ्लुएंस करेगी, यानी कि उसको इफेक्ट करती है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि सभी फैक्टर जो हैं इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं। फिजिकल हेल्थ भी करती है, मेंटल एबिलिटीज़ भी करती है। आप कहोगे सर फिजिकल हेल्थ कैसे करती है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले समझो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ रहा था, ठीक है। अब बहुत ही अच्छे से पढ़ रहा था, मान लो एक दिन उसका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता, कहीं पे जा रहा होता, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। और साथ में जब वो उसका एक्सीडेंट हुआ तो भाई बहुत ऐसी दुर्घटना थी, तो एक्चुअली में बच्चे का जो है हाथ या तो कट जाता है या फिर पैर कट जाता है, तो अब वो हैंडीकैप हो जाता है बच्चा, मतलब जिसको आजकल हम दिव्यांग बोलते हैं, तो वो दिव्यांग हो जाता है। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है बच्चे के इमोशन पे इफ़ेक्ट करेगी। और जैसे जैसे पहले तो वो बच्चा इंटेलिजेंट था, हर एक्टिविटी में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करता था, अब फिजिकल हेल्थ कहीं ना कहीं उसकी नहीं है। या फिर आप एक्सीडेंट, तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा बता दिया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मान लो एक बच्चा अच्छा है, लेकिन अब मान लो एक वही बच्चा अगर बीमार हो जाता है या फीवर हो जाता है, तो क्या वो एक्टिविटी में अच्छे से इन्वॉल्व हो पाएगा? आप खुद ही बताओ, नहीं हो पाएगा ना। तो कहीं ना कहीं उसके इमोशन पे ये चीज़ जाएगी और वो ये सोचेगा कि यार मेरे बस का नहीं है। जहाँ पे उसने ये बोल दिया कि हाँ यार मेरे बस का नहीं है, तो उसका मतलब आपके इंटरनल, यानी कि आपके ब्रेन पे ये इफेक्ट पड़ गया, इमोशन चेंज हो गया बच्चे का। पहले वो बच्चा सोचता था कि यार सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, अब बच्चा सोचने लगा, बच्चे को डर लगने लगा है, बच्चा फियर महसूस करता है। अब ये जो फियर है ये आपका इमोशन है, ठीक है। बच्चा खुश नहीं होता, यानी कि हैप्पीनेस बच्चे की चली गई, तो ये भी आपका इमोशन है। और ये सारा फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। मेंटल एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटी मतलब बच्चे का दिमाग में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो सीधा उसके इमोशन पे डिपेंड, वो इफ़ेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा। फटीग यानी कि थकान, बच्चे की जो थकान है वो भी इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकती है। तो आंसर क्या है? सभी के सभी फैक्टर जो हैं इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं।
द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन एक्सप्रेसिंग हिज लिबिडो आउटरवर्ड, यानी कि जो पर्सनैलिटी का टाइप है पर्सन का, जो एक्सप्रेस करता है उसकी लिबिडो को बाहरी तौर पे। अब आउटर वर्ड मतलब एक ऐसा शख्स जो अपने अंदर जो इच्छाएं हैं वो जस्ट एक्सप्रेस करे, पब्लिक के सामने एक्सप्रेस करे, बाहर उनको निकाले। तो अब जो ये पर्सनैलिटीज़ आपको लिखी हुई हैं यहाँ पे, तो इसमें से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जहाँ पे इच्छाएं बाहर आती हैं? तो कहने का मतलब ये है, वो है एक्सट्रोवर्ट। क्या है वो? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इंग्लिश का एक वोकैब है ना, जैसे इंट्रोवर्ट कि आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो अच्छे से घुल मिल जाता है, दोस्त ज़्यादा बनाता है, वो एक्सट्रोवर्ट है। वो अपनी इच्छाएं बाहर प्रकट करता है, व्यक्त करता है, तो वो है आपका लिबिडो आउटरवर्ड। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी इसका जो है राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चाइल्ड इज ए बुक विच द टीचर हैज़ टू लर्न फ्रॉम पेज टू पेज, हु हैज स्टेटेड द अबोव। मतलब चाइल्ड एक बुक है और टीचर को ये जो बुक है ये पेज टू पेज पढ़नी पड़ेगी। ये जो कथन है ये किस मनोविज्ञानी का कथन है? प्लेटो, एरिस्टोटल या फिर रूसो या फिर रोज? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रूसो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इमोशन इज ओरिजिनेटेड थ्रू। यूपी टेट में आ चुका है ये क्वेश्चन 2014 के अंदर। जो इमोशन है वो ओरिजिनेट होता है किसके थ्रू? हैबिट, इंस्टिंक्ट, फिजिकल डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। देखो, हैबिट से इमोशन ओरिजिनेट नहीं होता, फिजिकल डेवलपमेंट से भी इमोशन ओरिजिनेट नहीं होता। ठीक है, अब बात आ गई यहाँ पे इंस्टिंक्ट की और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंस्टिंक्ट। बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इंस्टिंक्ट होता है आपकी स्वाभाविकता। जो आपकी स्वाभाविकता है, जो आपके इंटरनल थॉट्स हैं, वो आपके इमोशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है वो तो एक अलग ही चीज़ हो गई कि भाई एक टॉपिक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका जो धारणा होती है, अवधारणा, जो माइंड के अंदर जो इंटरनलाइज आप उस चीज़ को कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि अवधारणा। ठीक है, लेकिन जो स्वाभाविकता होती है, जो थॉट प्रोसेस होती है, वो इमोशन को क्या करती है? ओरिजिनेट करती है। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है? तो बताइए जरा, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब जो बच्चे होते हैं, जो बेबी होती हैं, छोटे जो बेबी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, ट्रू है। आपको जो ट्रू नहीं है वो फाइंड आउट करनी है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इंट्रैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो सही बात है, जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पे बात आ गई ना, प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का। तो सही बात है। ठीक है, हेरिडिटी इज द सब्लिमेशन ऑफ इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो यही आपका आंसर है कि जो हेरिडिटी है वो केवल एक सब्लिमेशन है इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट। इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट का मतलब है कि जो ऑफस्प्रिंग जन्मा है उसके अंदर जो इंडिविजुअल ट्रेट हैं, उसके जो खुद के ट्रेट हैं, वही हेरिडिटी होती है। और जबकि ऐसा नहीं है, हेरिडिटी जो है वो जस्ट ट्रांसमिशन है ट्रेट्स का ट्रांसमिशन है। कहाँ से कहाँ तक का? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का, पेरेंट से बेबी तक का। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है और यही आपका राइट आंसर है। और फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स, बिल्कुल सही बात है, टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सही बात है, जो हेरिडिटी है वो ट्रांसमिशन है पेरेंट्स की तरफ से, जो ऑफस्प्रिंग में आता है फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों ये थे आज टोटल मैंने आपको 15 क्वेश्चंस करा दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन है काफ़ी समझ में आए होंगे। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। मेरी सिर्फ इतनी छोटी सी कोशिश है कि आपका सीटेट एग्ज़ाम जो आने वाला 5 जुलाई 2020 को होगा ये काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, और साथ में
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से रिलेटेड लेके मैं आता रहूँगा, जिससे कि आपका बेनिफिट हो, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल के सामने आए। ऐसा ही मेरा मानना है और ऐसा ही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद।